एक दिन सुबह आपकी आंख खुलती है और पता चलता है कि दुनिया भर के शेयर बाजार मतलब बुरी तरह क्रैश हो चुके हैं। बिल्कुल। भारत से लेके जापान तक बड़े बड़े कारखानों में ताले लग गए हैं और आपके शहर के पेट्रोल पंप पर जो फ्यूल कल तक नॉर्मल रेट पे मिल रहा था वो रातों रात 2 गुना या 3 गुना हो गया है। बाप रे। हाँ, और मतलब ये कोई नई हॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है। ये एक बहुत ही वास्तविक और डरावनी संभावना है जो सिर्फ एक छोटी सी भौगोलिक लकीर के बंद होने का नतीजा हो सकती है। देखिए, ये जो परिदृश्य आपने बताया ना, ये सुनने में डरावना जरूर लगता है, लेकिन ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। बिल्कुल। जब हम ग्लोबल ट्रेड या वैश्विक व्यापार की बात करते हैं तो ये सारा का सारा भारी भरकम ढांचा कुछ बहुत ही नाजुक धागों पर टिका हुआ है। हम बात कर रहे हैं हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य, यानी जिसे हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी कहते हैं। हमारे आज के इस विश्लेषण का जो मेन मिशन है वो ये समझना है कि कैसे पानी का एक बहुत ही संकरा रास्ता पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। और सिर्फ इकोनॉमी ही नहीं, मतलब महाशक्तियों की जियोपॉलिटिक्स और सीधे तौर पर हमारे घरों के बजट को भी अपनी मुट्ठी में रखता है। एग्जैक्टली। इस विषय की सबसे दिलचस्प बात मुझे लगता है ये है कि हम अक्सर मानते हैं कि दुनिया को चलाने वाली असली ताकतें शायद न्यूयॉर्क, लंदन या टोक्यो के शेयर बाजारों में बैठती हैं। हाँ, आमतौर पर तो यही लगता है। लेकिन असली कंट्रोल अक्सर उन जगहों पर होता है जिन पर शायद हमारा ध्यान भी नहीं जाता। हॉर्मुज़ एक ऐसी ही जगह है। ये ग्लोबल एनर्जी मार्केट के लिए एक तरह से ऑक्सीजन की नली का काम करती है। बिल्कुल। और इसे समझने के लिए ना हमें सबसे पहले इसके भूगोल यानी इसकी ज्योग्राफी को देखना होगा। मैं इसके बारे में पढ़ रही थी और एक बात तो एकदम साफ है, इसकी भौगोलिक स्थिति ही इसकी असली ताकत है। कैसे? मतलब अगर हम मिडिल ईस्ट के नक्शे को देखें तो एक तरफ लाल सागर है, रेड सी, जहां अपनी स्वेज नहर है। लेकिन आज हमारा फोकस उस तरफ नहीं है। ठीक है। हमारा फोकस है अरब प्रायद्वीप के दूसरी तरफ, जहां अरब सागर है। और अरब सागर से जब हम ओमान की खाड़ी होते हुए पारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ की तरफ अंदर बढ़ते हैं ना, तो बीच में एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता आता है। हाँ, बिल्कुल। बस यही हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य है, जो एक तरफ से ईरान और दूसरी तरफ से ओमान और यूएई के बीच घिरा हुआ है। अब देखिए, इस पूरी भौगोलिक बनावट में एक बात जो बहुत गौर करने वाली है वो ये है कि फारस की खाड़ी के अंदर जो भी देश हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, कुवैत हो, इराक हो या खुद ईरान और यूएई हो, इन सबके पास दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस के भंडार हैं। सही बात है। लेकिन उस तेल को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए उसे बाहर निकालने का बस यही एक इकलौता रास्ता है। मतलब आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक विशाल तिजोरी का इकलौता दरवाजा है। क्या बात है, बहुत सही एनालॉजी है। और इस दरवाजे से जो मात्रा बाहर आती है ना, वो आंकड़े तो सच में दिमाग चकरा देने वाले हैं। बिल्कुल। 2024 के डेटा के हिसाब से यहां से हर रोज लगभग 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल गुजरता है। अब देखिए, 2 करोड़ बैरल सुनने में शायद सिर्फ एक नंबर लगे, तो मैंने इसका थोड़ा गणित समझने की कोशिश की। अच्छा, क्या निकला? तो एक बैरल में लगभग 159 लीटर होते हैं, जो कि मतलब कुल मिलाकर एक बहुत ही भारी भरकम मात्रा बन जाती है। हाँ, इसका मतलब है कि यहाँ से रोजाना लगभग 3 अरब लीटर तेल बह रहा है। इसे थोड़ा और विजुअलाइज करने के लिए मेरी एक फेवरेट एनालॉजी है। इतने तेल से रोजाना 1300 ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल भरे जा सकते हैं। अरे बाप रे, 1300? जी हाँ, 1300 पूल, और वो भी हर एक दिन। और ये सिलसिला साल के 365 दिन चलता रहता है। दुनिया भर में समुद्र के रास्ते जितना भी तेल का व्यापार होता है, उसका लगभग 25% हिस्सा यही से निकलता है। मतलब पूरा 1/4 हिस्सा? बिल्कुल। और दुनिया की 20% प्राकृतिक गैस यानी एलएनजी भी इसी एक मार्ग से गुजरती है। आप सोचिए, इस भारी भरकम आंकड़े को अगर हम उस रास्ते की चौड़ाई के साथ रखकर देखें ना, तो असली चुनौती समझ में आती है। अपने सबसे संकरे हिस्से में ये स्ट्रेट सिर्फ 39 किलोमीटर चौड़ा है। सिर्फ 39 किलोमीटर? हाँ, 39 किलोमीटर कोई बहुत बड़ी दूरी नहीं है। मतलब हमारे कई आधुनिक शहरों का अपना फैलाव ही इससे कहीं ज्यादा होता है। यही सवाल मेरे दिमाग में भी घूम रहा था। मतलब 39 किलोमीटर की जगह है और हमारे पास दुनिया के सबसे बड़े जहाज हैं, जिन्हें हम वेरी लार्ज क्रूड कैरियर्स या वीएलसीसी कहते हैं। बिल्कुल, जो बहुत विशाल होते हैं। हाँ, वो इतने भारी होते हैं कि उन्हें रुकने के लिए कई किलोमीटर पहले से ब्रेक लगाना पड़ता है। हाँ। तो ये तैरते हुए शहर
इस छोटी सी जगह में बिना आपस में टकराए नेविगेट कैसे करते हैं? तो ये ना मरीन इंजीनियरिंग और ट्रैफिक मैनेजमेंट का एक बहुत ही शानदार और जटिल उदाहरण है। देखिए, हालांकि ये जलमार्ग काफी गहरा है जिससे बड़े जहाज आसानी से निकल सकते हैं, लेकिन सुरक्षित नेविगेशन के लिए आप 39 किलोमीटर की पूरी चौड़ाई इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पानी के नीचे कई जगह चट्टानें हैं और कुछ उथले हिस्से भी हैं। इसलिए जहाजों को बिल्कुल हमारी सड़कों की तरह ट्रैफिक लेन में चलना पड़ता है। ओके, मतलब समंदर में भी लेन ड्राइविंग। बिल्कुल, जाने के लिए एक लेन होती है और आने के लिए दूसरी, और हर लेन सिर्फ 2 मील चौड़ी होती है। और इन दोनों के बीच में 2 मील का एक बफर जोन या कह लीजिए डिवाइडर होता है, ताकि जहाज आपस में टकराए नहीं। कमाल है, मतलब समुद्र के बीच में एक अदृश्य बिना किनारे का हाईवे बना हुआ है। एकदम सही। और ये हाईवे सीधे तौर पर ईरान और ओमान के समुद्री अधिकार क्षेत्र यानी उनके मैरीटाइम बॉर्डर्स से होकर गुजरता है। ये स्थिति तो इसे और भी ज्यादा संवेदनशील बना देती है। हाँ, बिल्कुल। अब देखिए, जब हम मिडिल ईस्ट का तेल जैसी कोई बात सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में ये धारणा बनती है कि ये सारा तेल पश्चिमी दुनिया यानी यूरोप या अमेरिका की मशीनों को चलाने के लिए जा रहा होगा। आमतौर पर लोग यही सोचते हैं। हाँ, लेकिन हमारे स्रोतों का अध्ययन करते हुए मुझे एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट मिला। डेटा तो पूरी तरह से एक अलग ही कहानी बयां कर रहा है। और ये ग्लोबल ट्रेड के बारे में सबसे आम गलतफहमियों में से एक है ना? बिल्कुल। ऐतिहासिक रूप से देखें तो अमेरिका और यूरोप मध्य पूर्व के तेल पर बहुत ज्यादा निर्भर थे, लेकिन पिछले 1 दशक में ये परिदृश्य पूरी तरह से बदल चुका है। आज हॉर्मुज से निकलने वाले तेल का 84% हिस्सा पश्चिम की ओर नहीं बल्कि पूर्व की ओर यानी एशिया की तरफ जाता है। 84%? ये तो मतलब लगभग पूरा का पूरा प्रोडक्शन ही हो गया। हाँ, और इसके जो सबसे बड़े खरीदार हैं वो हैं चीन, भारत, जापान, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया। तो मतलब ये बदलाव आया कैसे? इसके पीछे का मुख्य कारण ये है कि अमेरिका ने अपनी शेल क्रांति के बाद अपना तेल खुद ही निकालना शुरू कर दिया है, और यूरोप ने भी धीरे धीरे अपने ऊर्जा स्रोत बदल लिए हैं। अच्छा। लेकिन एशिया, जो कि अब दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है, वहां ऊर्जा की मांग बेतहाशा बढ़ी है। चीन के विशाल कारखाने ले लीजिए, भारत का बढ़ता हुआ ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर देख लीजिए, या जापान की इकोनॉमी, ये सब के सब इसी रास्ते से आने वाले ऊर्जा प्रवाह पर टिके हैं। तो अगर एशिया पूरी तरह से इस पर निर्भर है तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हॉर्मुज सिर्फ एक व्यापारिक मार्ग नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सीधे तौर पर एशियाई अर्थव्यवस्थाओं की लाइफलाइन है। अगर इस रास्ते में कोई भी रुकावट आती है तो इसका सबसे भयानक और सीधा असर भारत और उसके पड़ोसी देशों पर पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। यहाँ के कारखाने, माल ढुलाई और विकास की जो रफ्तार है वो पूरी तरह से इस 39 किलोमीटर चौड़े रास्ते के खुले रहने पर निर्भर करती है। और यहीं से ना भूगोल एक तरह से भू राजनीतिक हथियार में तब्दील हो जाता है। वो कैसे? देखिए, जब कोई एक छोटा सा क्षेत्र वैश्विक अर्थव्यवस्था के इतने बड़े हिस्से को कंट्रोल करता है तो इसे रणनीतिक भाषा में चोक पॉइंट कहा जाता है। चोक पॉइंट? अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं तो चोक पॉइंट एक ऐसे हाईवे टोल बूथ की तरह है जो 2 विरोधी गुटों के नियंत्रण में है। बहुत बढ़िया उदाहरण है। और इसका मतलब ही यही है कि एक ऐसी जगह जिसका गला कभी भी घोटा जा सके। चूंकि ये पूरा रास्ता ईरान और ओमान के नियंत्रण में आता है, कोई भी देश जो इस रास्ते को रोक दे वो आधी दुनिया की अर्थव्यवस्था का गला घोट सकता है। और चोक पॉइंट का सिद्धांत ही यही है कि आपको किसी देश को हराने के लिए उस पर सीधे मिलिट्री हमला करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा जी, अगर आप बस उसकी ऊर्जा आपूर्ति को काट दें तो उसकी अर्थव्यवस्था अपने आप घुटने टेक देगी। ये तो बहुत खतरनाक बात है, और यहाँ पर हमें वर्तमान के भू राजनीतिक तनावों को भी देखना होगा। बिल्कुल। अगर हम जियोपॉलिटिकल नजरिए से देखें, और यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारा मकसद किसी देश या विचारधारा को सही या गलत ठहराना नहीं है, हम सिर्फ स्रोतों में दिए गए तथ्यों को रिपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, ये स्पष्ट करना जरूरी है। तो हम देखते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच इस क्षेत्र में दशकों से काफी तनाव रहा है। ईरान अक्सर ये चेतावनी देता रहा है कि अगर उस पर हमला हुआ या उसकी अर्थव्यवस्था पर पाबंदियां कसी गईं तो वो हॉर्मुज को बंद कर देगा। और हाल ही में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मृत्यु के बाद वहां जो एक राजनीतिक अस्थिरता आई है, उसने इस तनाव को और भी भड़का दिया है। और देखिए, ये धमकियां सिर्फ खोखली राजनीतिक बयानबाजी नहीं होती। इतिहास में इसके बहुत ही खतरनाक और असल उदाहरण मौजूद हैं। जैसे कि 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध के दौरान जो टैंकर वॉर हुआ था,
वो इसका सबसे बड़ा सबूत है। उस समय दोनों देशों ने एक दूसरे का तेल निर्यात रोकने के लिए हॉर्मूज और फारस की खाड़ी से गुजरने वाले कमर्शियल तेल टैंकरों पर सीधे सीधे हमले किए थे। बाप रे। हाँ, जहाज़ों को डुबोया गया था, उन पर मिसाइलें दागी गई थीं। और हाल के वर्षों में भी हमने देखा है कि जहाज़ों को रहस्यमय तरीके से निशाना बनाया गया है या उन पर कब्जा किया गया है। मतलब ये खतरा बहुत वास्तविक है। बिल्कुल। स्रोतों के मुताबिक ईरान को इस रास्ते को रोकने के लिए कोई बहुत बड़े और आधुनिक युद्धपोतों की भी जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। एसिमेट्रिक वॉरफेयर के तहत छोटी छोटी फास्ट अटैक बोट्स और समुद्री बारूदी सुरंगें, जिन्हें सी माइंस कहते हैं, वही उन विशालकाय टैंकरों में खौफ पैदा करने के लिए काफी हैं। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल आता है। पूछिए। मतलब अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों को लेकर कई कानून हैं दुनिया में। क्या कोई देश अंतर्राष्ट्रीय कानून की परवाह किए बिना इतने महत्वपूर्ण रास्ते को सच में पूरी तरह से बंद कर सकता है? देखिए, अगर कानूनी रूप से देखें तो सभी देशों के व्यापारिक जहाज़ों को वहां से शांतिपूर्वक गुजरने का अधिकार मिला हुआ है, जिसे राइट ऑफ ट्रांजिट पैसेज कहते हैं। हाँ। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और क्रूर तंत्र काम करता है, जिसे समझना जरूरी है। किसी चोक पॉइंट को बंद करने के लिए ना किसी देश को वहां दीवार खड़ी करने या हर एक जहाज को डुबोने की कोई जरूरत नहीं होती। अच्छा, तो फिर वो बंद कैसे होता है? वो रास्ता भौतिक या फिजिकल रूप से बंद होने से बहुत पहले आर्थिक रूप से यानी इकोनॉमिकली बंद हो जाता है। आर्थिक रूप से बंद हो जाता है? मतलब ये कैसे काम करता है? इसे आप समुद्री बीमा या मैरीटाइम इंश्योरेंस के नजरिए से समझें। ओके। यब्रिकुर तेल का विशाल टैंकर निकलता है तो उस जहाज का और उसमें भरे करोड़ों डॉलर के तेल का एक भारी भरकम बीमा होता है। अब अगर इस क्षेत्र में तनाव थोड़ा भी बढ़ता है या सिर्फ एक या दो जहाजों पर कोई छोटा सा हमला भी हो जाता है, तो लंदन की लॉयड्स जैसी जो बड़ी बीमा एजेंसियां हैं, वो इस पूरे इलाके को हाई रिस्क एरिया घोषित कर देती हैं। ओह, मुझे समझ आ रहा है। जैसे ही इसे रिस्क वाला इलाका बताया जाएगा, इंश्योरेंस का प्रीमियम तो आसमान छूने लगेगा। एकदम सटीक। वॉर रिस्क प्रीमियम इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि शिपिंग कंपनियों के लिए उस रास्ते से तेल ले जाना आर्थिक रूप से असंभव सा हो जाता है। मतलब प्रॉफिट ही नहीं बचेगा। बिल्कुल। एक ही यात्रा की लागत में कई करोड़ों डॉलर जुड़ जाते हैं। नतीजा ये होता है कि शिपिंग कंपनियां खुद ब खुद अपने जहाजों को वहां भेजना बंद कर देती हैं। वाओ। तो आप देखिए, रास्ता खुला हुआ है, पानी शांत है, लेकिन बीमा के अर्थशास्त्र ने उस जल डमरू मध्य को पूरी तरह से बंद कर दिया है। ये सच में एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। मतलब एक देश को सिर्फ डर का माहौल बनाना है और ग्लोबल मार्केट खुद ही उस रास्ते को इस्तेमाल करना बंद कर देगा। जी बिल्कुल। अब देखिए, अगर मैं एक देश हूँ, मान लीजिए कि मैं सऊदी अरब या यूएई हूँ और मेरा खजाना ही मेरा तेल है, तो मैं इस एक संकरे और खतरनाक रास्ते पर अपनी पूरी इकोनॉमी को तो निर्भर नहीं छोड़ सकती ना। मैं पक्का कोई दूसरा रास्ता निकालूंगी। और स्रोतों से पता भी चलता है कि इन देशों ने असल में वैकल्पिक रास्ते बनाने की कोशिश की है। हाँ, इस भेद्यता या वल्नरेबिलिटी को कम करने के लिए इन देशों ने भारी निवेश किया है। क्या किया इन्होंने? उदाहरण के लिए सऊदी अरब ने ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन का निर्माण किया है। ये एक विशाल पाइपलाइन है जो उनके तेल क्षेत्रों से शुरू होकर पूरे सऊदी अरब को पार करते हुए सीधे लाल सागर तक जाती है। अच्छा, ताकि तेल को हॉर्मूज की तरफ भेजने की जरूरत ही ना पड़े। बिल्कुल। वो सीधे दूसरी तरफ से यूरोप या बाकी दुनिया तक निकल जाए। सही कहा। और इसी तरह यूएई ने भी अबू धाबी क्रूड ऑयल पाइपलाइन बनाई है। ये पाइपलाइन हॉर्मूज को पूरी तरह से बाईपास करते हुए सीधे ओमान की खाड़ी में जाकर खुलती है। तो उन्होंने भी अपनी तरफ से एक सुरक्षित निकास द्वार बनाने की एक सफल कोशिश की है। ये सुनने में बहुत लॉजिकल और सुरक्षित लगता है, लेकिन मुझे इसमें एक छोटा सा झोल नजर आता है। वो क्या? हमने शुरुआत में बात की थी कि वहां से रोजाना 3 अरब लीटर तेल गुजरता है। हाँ। तो क्या ये पाइपलाइनें इतने बड़े वॉल्यूम को संभाल सकती हैं? मेरा मतलब है, क्या करोड़ों डॉलर खर्च करके बनाई गई ये पाइपलाइनें असल में एक मजबूत विकल्प है या फिर बस एक बहुत बड़े घाव पर लगाई गई एक छोटी सी बैंडेड भर है? आपने बिल्कुल दुखती रख पर हाथ रखा है यहाँ। अच्छा जी, ये पाइपलाइनें एक रणनीतिक सुरक्षा तो देती हैं, लेकिन भौतिकी और लॉजिस्टिक्स की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। मतलब? देखिए, एक विशाल तेल टैंकर एक बार में 20 लाख बैरल तेल बिना किसी खास मशक्कत के पानी पर तैरते हुए ले जा सकता है। सही बात है। इसके विपरीत जमीन के रास्ते सैकड़ों किलोमीटर लंबी पाइपलाइनों के जरिए इतने गाढ़े और भारी कच्चे तेल को पंप करने के लिए ना असीम ऊर्जा, भारी इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत रखरखाव की जरूरत होती है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि पाइपलाइनें कभी भी पानी के रास्ते होने वाले व्यापार की बराबरी नहीं कर सकती। और डेटा भी हमें यही बताता है। इस सारे वैकल्पिक रास्ते मिलकर भी हॉर्मुज से गुजरने वाले कुल तेल के एक बहुत ही छोटे हिस्से को रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब ये काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं।
अगर कल को हॉर्मोज पूरी तरह बंद हो जाए तो ये पाइपलाइनें दुनिया की ऊर्जा मांग को किसी भी हालत में पूरा नहीं कर पाएंगे।